और राष्ट्रीय आंदोलन। तो महात्मा गांधी के बारे में अपन थोड़ा सा जानना चाहें तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम, त्याग, अनुशासन, बलिदानों का इतिहास। अपन को पता है भारत का इतिहास क्या है, जिसमें अनेक बलिदानों का इतिहास कहा जाता है। इसमें असंख्य लोगों का योगदान था। प्रथम विश्व युद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद महात्मा गांधी के हाथ में चला गया नेतृत्व। पहले किसके हाथ में था? तिलक के हाथ में। तो इसलिए प्रथम विश्व के बाद भारत का संविधान का संग्राम का इतिहास गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम के मुख्य नायक कहे जा सकते हैं, जिनके त्याग और विचार कार्य प्रणाली से हमारा स्वाधीनता संग्राम विश्व इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय बन गया था। ठीक है, अतः गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विवेचन, उनके मतलब व्यक्तित्व के बारे में अपन ज़्यादा विचार करेंगे। तो महात्मा गांधी अपने युग के महान नेता थे। तिलक की मृत्यु के बाद एक लंबे समय तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, तिलक की मृत्यु के बाद इन्होंने एक लंबे समय तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, देश को आज़ादी दिलाई, इसलिए उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साधनों का सफल प्रयोग कर राष्ट्रीय कांग्रेस को एक प्रभावशाली जन आंदोलन के रूप में संगठित किया। मतलब सत्य, अहिंसा और किसका? सत्याग्रह का इन्होंने प्रयोग किया, है ना। ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय। तो इनका क्या जीवन परिचय? मोहनदास करमचंद, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और 13 वर्ष की आयु में इनका ब्याह कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया। और भारत में शिक्षा प्राप्त करने 19 वर्ष की आयु में 1888 ईस्वी में कहाँ गए? ये बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और जाने से पूर्व उन्होंने शराब, मांस, मदिरा को न छूने का प्रण लिया था। और इसके बाद 1891 में इंग्लैंड से वापस आ गए और उन्होंने बम्बई में वकालत प्रारंभ की। और 1893 में मुग्धों की पैरवी करने के सिलसिले में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। और वहाँ प्रवासी भारतीय, जो भारतीयवासी वहाँ पे रहते हैं, उनके प्रति जो रंगभेद की नीति अपनाई तो उसको देखकर वे दुखी हो गए, है ना। तो उन्होंने 20 वर्ष तक 1893 से 1914 तक अहिंसात्मक संघर्ष में, जहाँ उन्होंने अनेक यातनाओं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांधी जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अफ्रीकी सरकार की रंगभेद नीति जैसे अपमानजनक कानून हटा लिए उन्होंने। ठीक है, जो भारतीयों के विरुद्ध बनाए गए थे। अफ्रीका में उनके कार्यों के विषय में गोखले लिखता है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा निस्संदेह महात्मा गांधी ने आरंभ की। बिना किसी स्वार्थ या इच्छा के उन्होंने भारत के लिए एक महान संघर्ष किया। ठीक है, जिसके लिए भारत उनका आभारी रहेगा। तो महान विचारक भी रहे हैं। मैंने बताया था पहले आपको कि इनके विचार अलग हैं, इनके राजनीतिक विचार अलग हैं, सामाजिक विचार अलग है, शिक्षा, तो इन पर एक अलग से पूरी फिलोसफी है गांधी दर्शन के नाम से। तो कई जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने गांधी दर्शन के नाम से एक अध्ययन का विषय भी बना दिया है ना। तो इन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित मानव का संदेश संपूर्ण संसार को दिया। इसके कारण उन्हें भारतीय राजनीति में एक महात्मा के रूप में याद किया जाता है। तो इनके राजनीतिक विचार क्या थे? राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी की सबसे महान देन राजनीति का अध्यात्मीकरण कर दिया इन्होंने। राजनीति है उसको अध्यात्म मतलब प्योर कैसे किया जाए, तो ये अध्यात्मीकरण उन्होंने कर दिया। गांधी जी की निगाह में राजनीति छल प्रपंच का प्रयास न होकर मनुष्य के धर्माचरण का एक रूप है। मतलब राजनीति क्या है? छल प्रपंच नहीं हो, धर्माचरण का रूप होना चाहिए। अध्यात्म धर्माचरण का ही एक रूप होना चाहिए। वह अधिकारों का अतियान को अपना ध्येय नहीं मानती, परंतु उसका उद्देश्य मानवीय धरातल को उन्नत बनाना, मनुष्यों के बीच स्वतंत्रता और बंधुत्व। राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मनुष्यों के बीच स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को विकसित करना। तो गांधी जी की राजनीति धर्म पर आधारित थी। सत्य, अहिंसा, नैतिकता, मानवता, त्याग, प्रेम, कष्ट को सहन करने की शक्ति, आत्मविश्वास और सहायता उसके आधार थे। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति बेकार है। धर्महीन राजनीति मृत्यु पास के समान है, उन्हें आत्मा का हनन होता है। मतलब वो धर्म को राजनीति से जोड़ते थे। वो कहते राजनीति धर्म के बिना बेकार है ना, और धर्म की हीन राजनीति मृत्यु के समान है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति धर्म की राजनीति से अलग करता है उसे ये पता नहीं कि धर्म क्या है। गांधी जी की दृष्टि में धर्म किसी पुस्तक, विशेष पूजा स्थान या क्रिया में, बल्कि सत्य और न्याय की भावना है। तो धर्म का मतलब ये नहीं कि किसी की पूजा करो, पुस्तक विशेष की पूजा की जाए, स्थान की पूजा की जाए, बल्कि सत्य और न्याय की भावना है धर्म। गांधी जी का धर्म नैतिकता पर आधारित था। उनका कहना था कि राजनीति का भी वही आधार होना चाहिए, मतलब राजनीति का आधार धर्म मतलब न्याय और सत्य होना चाहिए। गांधी जी ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि केवल उद्देश्यों
का ही अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके भी अच्छे होने चाहिए। मतलब उद्देश्य के रास्ता ही ठीक नहीं हो, उसके जो तरीके अपनाए थे ना, जैसे उद्देश्य तो अच्छा है ही, लेकिन उसके रास्ते भी अच्छे होने चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के दौरान जब भी हिंसक घटनाएं घटित हुई, गांधी जी के प्रबल जनमत के विरुद्ध भी आंदोलनों को स्थगित कर दिया गया। मतलब गांधी ने कहा क्या, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, जब भी हिंसक घटनाएं तो उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। मतलब वो अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि राज्यों को भी अपने नागरिकों के साथ, अन्य राज्यों के साथ सत्य, न्याय और नैतिकता के नियमों के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने राजनीतिक, कूटनीति और असत्य से उठाकर एक ऊंचे आदर्शवाद पर पहुंचा दिया, जिसका लक्ष्य उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले साधन दोनों को शुद्ध होना है अनिवार्य माना गया है। विश्व राजनीति को गांधी जी की तरह महत्वपूर्ण देन है सत्याग्रह व अहिंसा। भारतीय राजनीति को गांधी जी एक महत्वपूर्ण देन सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द का भाषा ही है, जो सत्य प्लस आग्रह, मतलब सत्याग्रह कैसे बना है, सत्य प्लस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य का अर्थ है उचित और न्यायपूर्ण, है ना, और आग्रह से तात्पर्य किसी वस्तु को इतनी शक्ति धैर्य से पकड़ना कि वस्तु व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक भाग बन जाए, उस वस्तु की रक्षा के लिए सभी प्रकार के कष्टों को सहन करना, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। और सत्य का अर्थ क्या होता है, उचित और न्यायपूर्ण, है ना। और आग्रह का किसी वस्तु को इतनी शक्ति और धैर्य से पकड़ना कि वह वस्तु अपन को मिल जाए। इस प्रकार सत्याग्रह वह कर्म है जो व्यक्ति न्याय और सत्य की रक्षा के लिए अनेक कठिनाइयों के होते भी करने को तत्पर रहता है। गांधी जी ने इसे प्रेम या आत्मिक शक्ति भी कहा है। सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित है। समझ में आ गया सत्याग्रह का अर्थ, आ गया ना। सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य का उचित अर्थ है, सत्य का अर्थ है उचित और न्यायपूर्ण, और आग्रह का है किसी वस्तु की इतनी शक्ति धैर्य से पकड़ना कि वस्तु व्यक्तित्व का एक भाग बन जाए और उस वस्तु की रक्षा के लिए चाहे कष्टों को सहन करना पड़े। इस प्रकार सत्याग्रह वह कर्म है जो व्यक्ति न्याय और सत्य की रक्षा के लिए अनेक कठिनाइयाँ होते हुए भी करने को तत्पर रहता है। गांधी जी ने इस प्रेम शक्ति या आत्मशक्ति भी कहा है इसे। सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित है। इस कारण गांधी जी को कहना था कि इस व्यक्ति को सत्य की रक्षा और अत्याचार का विरोध मृत्यु पर करना चाहिए। मतलब गांधी जी कहना था कि सत्य की रक्षा हमेशा करनी चाहिए और अत्याचार का विरोध मृत्यु पर्यंत, मतलब मरने तक करना चाहिए। साथ ही साथ विरोधी को भी कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस तरह सत्याग्रह दोहरा वरदान है। यह उसके लिए वरदान है जो इसका आचरण करता है, उसके लिए भी जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाए। सत्याग्रह एक ऐसा आध्यात्मिक हथियार है जो मनुष्य मात्र के में प्रेम पर आधारित होता है। इसमें विरोधी के प्रति घृणा की भावना नहीं होती, यह कभी हिंसा में परिवर्तित नहीं होता और यह सर्वदा नैतिकता की उन्नति करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आती है कि विरोधी के प्रति घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए और हिंसा में नहीं होनी चाहिए, नैतिकता की उन्नति करता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का अर्थ मन वचन कर्म से किसी को भी हानि न पहुँचाना। अहिंसा का अर्थ क्या बताया, मन वचन कर्म से किसी को भी हानि नहीं पहुँचाना। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ असीम प्रेम, जिसका तात्पर्य अपने विरोधी को भी मन वचन कर्म से हानि न पहुँचाना। सत्याग्रह व अहिंसा में गांधी जी की दृढ़ आस्था थी। उनकी मान्यता था कि अहिंसा व सत्याग्रह द्वारा विदेशी आक्रमणकारी का प्रतिरोध किया जा सकता है। उन्होंने हमें यह भी बतलाया कि सत्याग्रह के नैतिक अस्त्र द्वारा किसी प्रकार संसार के सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य का भी सामना किया जा सकता है। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को सम्मिलित करके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया, भारतीय आंदोलन को गति दी। इस प्रकार देश के राष्ट्रीय जीवन में राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक आधार पर सत्य अहिंसा के प्रयोग का परीक्षण गांधी जी न केवल भारत में अपितु समस्त मानवता के लिए एक अनूठी देन है। मतलब सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके उन्होंने अपने आंदोलन चलाए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। राज्यहीन आदर्श की कल्पना। तो गांधी जी के राज्य के लिए क्या था, गांधी जी को कभी कभी दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अंत में राज्य को कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। उनका कहना है कि एक आदर्श समाज में सरकार, पुलिस, जेल, दंड व्यवस्था आदि कोई व्यवस्था, उनका मानना था कि वह सरकार, राज्य मतलब कानून की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक आदर्श समाज में सरकार, पुलिस, जेल, दंड आदि का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ दूसरों के साथ कार्य करेगा। इस प्रकार सभी कार्य स्वतंत्र समुदाय द्वारा किए जाएंगे। मतलब ये कहा है कि राज्य जो अपना चला रहा है ना, उसकी आवश्यकता नहीं बताई उन्होंने, बल्कि समाज, जेल, पुलिस, सरकार, दंड व्यवस्था आदि कोई ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ कार्य करेगा। इस प्रकार स्वतंत्र समुदाय द्वारा कार्य किए जाएंगे।
उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था में सामाजिक जीवन बाहरी नियंत्रणों पर नहीं है बल्कि आंतरिक नैतिक नियंत्रणों पर भी निर्भर रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का अपना शासन करेगा, अपने कार्यों को सामाजिक हित की पूर्ति के लिए करेगा क्योंकि वो एक सामाजिक जीव है। ऐसे समाज में आज्ञा पालन तथा बड़ा या छोटा जैसा कोई संबंध नहीं है। गांधी जी भारतीय राम राज्य की स्थापना चाहते थे। उनके अनुसार राम राज्य एक ऐसा पूर्ण जनतंत्र होगा जिसमें धनवान निर्धन, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के सब अंतर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, वो सब अंतर, धनवान, निर्धन, जाति, रंग भेद सभी अंतर समाप्त करना चाहते थे। उसमें राज्य, भूमि और नागरिकों के हाथों में होगी। न्याय शीघ्र ही बिना व्यवस्था के पूर्ण रूप से दिया जाएगा, बिना व्यवधान के दिया। उसमें पूजा, भाषण, समाचार पत्रों को स्वतंत्रता होगी। ये सब कुछ स्वयं के नैतिक नियंत्रण से स्थापित किया जाएगा। ऐसा राज्य सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा। गांधी जी इस विचार के अनुसार ऐसे समाज में पूंजीपति नहीं होंगे। वह मुख्यतः कृषि और छोटे उद्योगों पर आधारित होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करेगा। सभी व्यक्ति समान, प्रसन्न, स्वतंत्र होंगे। शासन गांव की इकाई से लेकर राष्ट्र तक विभिन्न समुदायों, गांवों, व्यक्तियों के परस्पर सहयोग से चलाया जाएगा। ऐसे समाज को आदर्श मानते हैं। उनका कहना था कि जब तक इस आदर्श की पूर्ति न हो उस समय तक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें कम से कम हो, जिसमें सभी व्यक्ति स्वतंत्र हों, सभी नागरिक सामाजिक आर्थिक दृष्टि पर समान हों। तो समानता पर ज़्यादा बल दिया। गांधी जी के सामाजिक विचार, तो हरिजन शब्द गांधी जी ने लाए थे। गांधी जी का लक्ष्य मानव को संपूर्ण विकास करना था। इस कारण उन्होंने भारतीय समाज की प्रत्येक बुराई और कमी को दूर करने का प्रयत्न किया। हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्री शिक्षा समानता, अछूतोद्वार, नशाबंदी, राष्ट्रीय शिक्षा, कृषि और ग्राम सुधार आदि सभी ऐसे विषय हैं जिनके विषय में उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या क्या विषय थे? हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्री शिक्षा समानता, अछूतों का उद्धार, नशाबंदी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कृषि और गाँव में सुधार। तो ये सभी उनके विषय रहे हैं। गांधी जी सभी धर्मों में एकता पर बल देते हैं। वे हिंदू मुस्लिम एकता के भी पक्षपाती थे। उन्होंने प्रार्थना में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को सम्मिलित किया जाना महानता सभी धर्मों का एकता का प्रतीक माना गया है। भारतीय मुसलमानों की सद्भावना को प्राप्त करने के अनेक अवसरों पर आवश्यकता से भी अधिक उदार हुए। उन्हीं के विचारों का परिणाम है कि आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। महात्मा गांधी सामाजिक भेदभाव, जाति व्यवस्था, हर प्रकार की अस्पृश्यता के विरुद्ध थे। उन्होंने इस बुराई को दूर करने के लिए हर संभव, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत है ना, वह अस्पृश्यता को भारतीय समाज का कलंक मानते हैं। इस कारण अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयत्न किया। उन्होंने अछूत वर्ग के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने हरिजन नाम में से एक अखबार भी निकाला। वे स्वयं अछूतों की बस्ती में ही रहते थे। उन्हीं के प्रयत्न के कारण कांग्रेस के कार्यक्रम में अछूतोद्वार का सम्मिलित किया गया। 1932 में गांधी जी ने हरिजन उद्धार कार्य के लिए हरिजन सेवक संघ की गठन किया। प्रत्येक प्रांत में सेवक संघ 1932 में है ना, प्रत्येक प्रांत में इस संघ में इकाइयाँ खोली गई। संघ ने अस्पृश्यता के विरुद्ध जनमत तैयार किया। आग्रह किया कि सार्वजनिक स्थानों को, धर्मशालाओं, सड़कों, स्कूलों, शमशानों, स्थलों और मंदिरों को हरिजन के लिए खोल देते हैं। इस प्रकार जनमत जागरण के साथ ही इस संघ ने हरिजनों के लिए अलग से स्कूल, पानी की व्यवस्था, चिकित्सालय, छात्रावास, चिकित्सा सहायता की व्यवस्था आदि रचनात्मक कार्य। इस प्रकार हरिजन ने दशा सुधारने का भारी प्रयास किया। इस तरह गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन में निरंतर लिखकर अस्पृश्यता उन्मूलन, हिंदू मंदिरों में हरिजन खोलने का निर्णय किया। हरिजनों के हिंदू मंदिर मतलब हरिजनों के लिए खोले जाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में अस्पृश्यता गैर कानूनी स्वीकार किया गया। जब तक वह अन्य जातियों की समान उन्नति नहीं करे तब तक सुरक्षित स्थान और कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। यह सभी महात्मा गांधी के कार्यों द्वारा ही संभव था। भारतीय नारी की स्थिति को सुधारने में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्त्री शिक्षा और समानता के लिए निरंतर प्रयास किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा के बिना समाज का कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा के बिना समाज का कल्याण नहीं हो सकता। वे प्रथा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह आदि के विरुद्ध थे। विधवा विवाह, अंतर्जातीय खान पान में उनका विश्वास था। वे स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि देखते थे। गांधी जी ने प्रथा प्रथा को स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया, उसे छोड़ने का आग्रह किया। गांधी जी के सहयोग और स्वदेशी आंदोलन के आह्वान पर भारतीय नारियां अपने पर्दे को छोड़कर घर की चार दीवार से बाहर निकल पड़ी थी। इस प्रकार स्त्रियों को राजनीतिक क्षेत्र में लाने का प्रथम श्रेय किसको जाता है? महात्मा गांधी को जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से स्त्रियों की प्रगति जितना सहयोग महात्मा गांधी ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया।
स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में स्त्रियों ने सत्याग्रह में भाग लिया, लाठियाँ खाई, जेल गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने स्त्रियों को संपत्ति, समाज, सरकारी सेवाओं आदि पुरुष के समान अधिकार दिया। स्त्रियों को पुरुष के समान ही मताधिकार भी प्राप्त है। स्त्रियों को जो अधिकार प्राप्त हुए सब महात्मा गांधी द्वारा स्त्रियों को राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित करने के कारण संभव हुए। गांधी जी नशीली वस्तुओं का मुख्यतः शराब पीने के विरुद्ध थे। भारत जैसे निर्धन देश के व्यक्ति शराब पीकर अपने धन को बर्बाद और विदेशों को धन भेजे स्वीकार उनका नहीं था उनको। गांधी जी के रत्नात्मक कार्यक्रम में नशाबंदी का विशेष बल दिया गया। असहयोग आंदोलन में भी स्त्रियों ने शराब की दुकानों पर धरने दिए। गांधी जी ने अपने लेखनों भाषाओं में इन व्यसनों को कड़ी आलोचना की। वे मानव जीवन के लिए शराब को जहर से भी अधिक अहितकारी मानते थे। उनका कहना था कि जहर से शरीर मरता है परंतु मद्य से आत्मा मर जाती है। किससे? शराब से आत्मा सो जाती है आत्मा, ठीक है, अपने ऊपर काबू पाने का गुण मिट जाता है। गांधी जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने इस दिशा में विशेष कदम उठाए। गांधी जी के आर्थिक विचार। तो गांधी जी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था की ओर से पूर्ण ध्यान दिया। उनकी मान्यता था कि आर्थिक विषमता समाज के लिए घातक है। इसी कारण वे पूंजीवाद के विरुद्ध थे, परंतु पूंजीवाद का विरोध साम्यवादियों का, मतलब उन्होंने क्या किया, आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से उन्होंने ध्यान दिया। उनकी मान्यता है कि आर्थिक व्यवस्था समाज के लिए घातक है, मतलब अच्छी नहीं है, मतलब आर्थिक असमानता समाज के लिए अच्छी नहीं है। इसी कारण उन्होंने पूंजीवाद के विरुद्ध थे, परंतु पूंजीवाद का उनका विरोध साम्यवादियों की भांति नहीं था। वे आशा करते थे कि स्वयं धनी व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में करना चाहिए, अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी आर्थिक विषमता मिटाने के कार्यक्रम नैतिक उपायों पर आधारित थे। उन्होंने पूंजीपतियों से आग्रह किया कि स्वयं को अपनी संपत्ति स्वामी न मानकर ट्रस्टी समझे। वे अपनी संपत्ति अपने पास रखें, लेकिन उसमें से उतना ही खर्च करें जितना उन्हें व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। शेष समाज को संपत्ति समाज को धरोहर मानकर पूंजीवाद की विचारधारा क्या? हाँ, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और ये पूंजीवादी हाँ, पूंजीवाद जो पूंजीवाद का एक वर्ग हो जाता है जिनके पास आवश्यकता अधिक धन होता है उसे पूंजीवाद कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि पूंजीवाद तो होना चाहिए, लेकिन मैं जैसे मेरे पास धन है तो मैं अपने आवश्यकता के अनुसार खर्च करके बाकी समाज को दान कर दूँ, डोनेट कर दूँ। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मतलब मेरी सब मालकिन तो मैं ही रहूँगी मेरी संपत्ति की, मुझे जितनी ज़रूरत है मेरा खर्च करूँ, बाकी समाज के लिए दान कर दूँ। तो ये उनका सिद्धांत था। से साम्यवाद पूंजीवाद का विरोध करते थे। उनका होता है कि होना ही नहीं चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, पूंजीवादियों को पैसा होना ही नहीं चाहिए। साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद यही तो बताया जा रहा है कि साम्यवाद में पूंजीपति और सबके पास बराबर धन होना चाहिए, हाँ, समानता होनी चाहिए, ठीक है। और इनका मानना है कि होना चाहिए धन उनके पास, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मतलब ट्रस्ट उनके मालिक वही होने चाहिए, लेकिन आवश्यकता से जितना हो, आवश्यकता से अधिक वो समाज को दान कर दें। गांधी जी बड़े बड़े उद्योगों धंधों के पक्ष में न थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न होते हैं और क्षमता बढ़ती है। तो ये गांधी जी का, अब नेक्स्ट में अपन गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका वाला अपन चैप्टर